जय हिंद प्यारे बच्चों, आज अपन शुरुआत करते हैं पाठ 20 की, जो कि है भारतीय परिवहन से रिलेटेड। परिवहन और संचार का एक पूरा चैप्टर अपन पहले कर चुके हैं, उसकी वीडियोस अपन बना चुके हैं, जो कि विश्व के संदर्भ में था। परिवहन क्या होता है? वस्तुओं या मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या लाना या स्थानांतरण, वो क्या होता है? परिवहन। और जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो होता है संचार। और अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है भारत के अंतर्गत परिवहन कैसा है, या भारत में कौन कौन प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं, उन परिवहनों की व्यवस्था कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उनके संचालन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, या कौन सा यातायात का साधन बहुत अधिक अच्छा है भारत के लिए, कौन सा थोड़ा कम अच्छा है, और कौन कौन से प्रकार का परिवहन और उन परिवहनों के भी कौन कौन से प्रकार जो भारत में पाए जाते हैं उनका अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन परिभाषा अपनी पहले पढ़ी हुई है, आप पहले वीडियोस में देख सकते हो आप। अब अपन पढ़ेंगे कि भारत में जो परिवहन के साधन है वो कौन कौन से हैं। तो 3 मुख्य परिवहन के साधन हैं, वो भारत में भी वही हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। उसके बाद में स्थल परिवहन को अगर अपन देखें तो स्थल परिवहन में सड़कें हैं, रेलवे है और पाइपलाइन, 3 प्रकार हैं किसके? स्थल परिवहन के। और इस तरह से जल परिवहन जो अंतःस्थलीय, जो नदियों में, झीलों में, इस तरह का जो परिवहन है वो अंतःस्थलीय परिवहन हो गया। और सागरीय और महासागरीय, जो सागरों और बड़े बड़े समुद्रों में जो परिवहन है वो सागरीय और महासागरीय जल परिवहन के अंतर्गत आ गया। यानी जल परिवहन के 2 रूप हैं भारत में भी, और विश्व में भी अपन ने 2 ही पढ़े थे, अंतःस्थलीय और सागरीय या महासागरीय जल परिवहन। वायु परिवहन देखिए, वायु परिवहन भारत में 2 ही प्रकार का है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी जो भारत के अंदर जो हवाई मार्ग है या हवा प्लेनें उड़ रही हैं वो राष्ट्रीय के अंतर्गत आ जाती हैं, और जो भारत से विदेश में या विदेशों से भारत में आती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो हो गए साधन। अब भारत में परिवहन जो तंत्र है, यानी परिवहन जो तंत्र यानी इसके अंतर्गत पूरा परिवहन आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, यानी ये एक लिमिट होती है कि आप कई जगह सड़कें ही बन सकती हैं, वहाँ पे वायु परिवहन संभव नहीं या रेल परिवहन संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उन परिस्थितियों को कुछ कारक है वो कंट्रोल करते हैं। कुछ कारक उन परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, यानी कुछ जगह तो सभी प्रकार के परिवहन काम में लेते हैं, जबकि कुछ जगह सीमित परिवहन व्यवस्था होती है। ऐसा क्यों है? तो उसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? एक तो है भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी जो स्थल रूप है भारत में स्थल रूपों की बहुत अधिक विविधता है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं। तो ये सब क्या करता है कि परिवहन को प्रभावित करता है। यानी मैदानी भागों में आपको सड़कें बहुत अच्छी मिलेंगी, पठारी भाग में भी सड़कें काफ़ी अच्छी मिलेंगी, पर जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे आपको सड़कें जो हैं वो थोड़ी मुश्किल उनमें रास्ते मिलेंगे, और उनका निर्माण भी सड़कों का वहाँ पे बहुत मुश्किल है। वहाँ पे वायु परिवहन अधिक कार्य करता है। मैदानी भागों में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कें आपको मिलेंगी, कच्चे मैदान भी मिलेंगे, पक्की सड़कें भी मिलेंगी, परंतु पठारी भाग में सर्वाधिक आपको पक्की सड़कें ही मिलेंगी, क्योंकि पठार है, वहाँ पे मैदान है नहीं, मिट्टी है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? पक्की सड़कें अपने को अच्छे से मिलेंगी। तो इस तरह से भौतिक कारक उसको नियंत्रित करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक कारक यानी अपनी जनसंख्या। ये नॉर्मल सी बात है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे और जो जीवन जीने के साधन हैं उनकी भी बहुतायत वहाँ पे होगी, तो सड़कें वहीं ज़्यादा होंगी जहाँ जनसंख्या का निवास अधिक है। अब रेगिस्तान को देख लीजिए, अब रेगिस्तान में क्या है? सड़कें कम है क्योंकि वहाँ पे निवास कम है, जनसंख्या कम है। बजाय उसके महाराष्ट्र देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, अब यहाँ पे क्या है? सड़कें क्या हैं? बहुत अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का जमाव जो है वो बहुत अधिक, और किसी एक विशेष स्थान पे तो बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे जीवन जीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और यातायात जीवन जीने की बहुत ही बड़ी जो है सुविधा है। इसलिए सांस्कृतिक कारक है वो यातायात को या परिवहन निर्माण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आर्थिक कारक
आर्थिक कारक वही हैं जहाँ पे आर्थिक कारक यानी मनुष्य को रोजगार के लिए जहाँ पे उपयुक्त जगह मिलती है वहाँ पे भी क्या है, सड़कों का या किसी भी परिवहन साधन का बहुतायत से यहाँ पे निर्माण हो सकता है। जैसे खनिज हैं, तो खाने हैं, उनके आसपास आपको खूब सारी सड़कें मिलेंगी या अन्य यातायात के साधन हैं वो बहुतायत से मिलते हैं। सुरक्षात्मक कारक है वो भी यातायात को बहुत अधिक, परिवहन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और लास्ट इसमें हो गया राजनीतिक कारक, यानी राजनीतिक कारक हैं वो भी परिवहन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक नीतियां ऐसी होती हैं, जैसे कई जगहों पे सड़कें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, कई जगह पे सड़कें हैं वो कम अच्छी मिलती हैं, उनका मरम्मत का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये किस पे निर्भर करता है, राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उनके कार्यों पर निर्भर करता है। तो ये सारे कारक हो गए जो परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं भारत के लिए। अब इसमें आगे है भारत में सड़क परिवहन, यानी अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत में सड़क परिवहन और इसका क्या महत्व है। पहले अपन ने परिवहन तंत्र यानी जो कारक पढ़े वो सभी प्रकार के यातायात के साधनों को प्रभावित करते हैं। अब जो अपन पढ़ेंगे वो सड़क परिवहन के लिए पढ़ेंगे। तो सड़क परिवहन का भारत में महत्व क्या है। भारत में सड़क परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात का साधन है और सबसे बड़ा यातायात का साधन है। क्योंकि भारत में 80% जो सड़क पाई जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है और भारत जो है वो गाँवों का ही देश है। भारत एक गांव का ही देश है। तो ग्रामीण विकसित होंगे तो भारत स्वतः ही विकसित हो जाएगा। तो इसलिए सड़क परिवहन जो है वो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। इसके महत्व में सबसे पहला अपन देखें तो उपभोक्ता के घर तक पहुंच, यानी सड़कें जो हैं वो इतनी अधिक विस्तृत हैं भारत में कि घर घर पे सड़क जो है वो बनी हुई है। घर घर तक कोई भी चीज़ अगर पहुंचानी है सड़क के माध्यम से तो अगले के घर तक वो पहुंचाई जा सकती है। कृषि विकास में सहायक कैसे हैं कि कृषि की जो भी उपजें हैं या कृषि के जो बीज हैं या कृषि के जो उपकरण हैं ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, सड़कों से जुड़ी हुई हैं। यानी अधिक से अधिक इसमें ट्रॉलियों का, ट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। प्लस जो बीज उत्पादन होता है या उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है या उत्पादन को बाजार तक पहुंचाना है, उस सब में ट्रकों का उपयोग किया जाता है। तो खेतों से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सभी में क्या काम आता है, सड़क यातायात। यानी सड़कों पे चलने वाले जो साधन हैं वो सर्वाधिक कृषि में काम में लिए जाते हैं। इसलिए कृषि विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है सड़क यातायात। कहाँ पे, भारत के लिए। फिर है मरम्मत और निर्माण में कम खर्च। सड़क यातायात जो है उसके मरम्मत में और उसके निर्माण में अन्य जो साधन है परिवहन के, रेलवे है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है जो कि सबसे ज़्यादा खर्चीला है। तो इन सभी में अगर सड़क यातायात को देखा जाए तो सड़क यातायात की मरम्मत और निर्माण दोनों ही कम खर्चीले हैं। कम दूरी के लिए आदर्श साधन, कम दूरी के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। यानी अपने को चूरू से अगर जयपुर जाना है या चूरू से अपने को सीकर जाना है तो ये बहुत ही बढ़िया साधन है हमारे लिए सड़क यातायात का। कम खर्चीला है और जल्दी पहुंच जाते हैं। व्यापकता मैंने बताई दी कि भारत में बहुत ज़्यादा सड़क यातायात फैला हुआ है। सड़क यातायात का फैलाव बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण यातायात के लिए बहुत बढ़िया साधन है, इसलिए बहुत ही व्यापक है। लचीलापन कैसे, लचीलापन इसलिए कि अपन घर घर तक इसके द्वारा सामान पहुंचा सकते हैं। या जैसे किसी अपने को जैसे चूरू से सीकर जाना है तो बीच में अपन कहीं भी गाड़ी को रोक सकते हैं, बस को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर अपन चूरू से बैठे और सीकर ही उतरेंगे, ऐसा नहीं है। अपन इसको कहीं भी जहाँ चाहे वहीं पे रोक सकते हैं, इसलिए लचीला साधन है। युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा के समय बहुत ही उपयोगी साधन है। कहीं भी किसी भी दुर्गम स्थान पे कोई भी वस्तु पहुंचानी है या अन्य कोई सामान पहुंचाना है तो वो आराम से सड़क यातायात के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के समुचित विकास का साधन अपन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि भारत जो है वो ग्रामीण देश है। अगर ग्रामीण विकसित है तो भारत भी विकसित हो जाएगा। और सड़क जो है वो बहुत ही बढ़िया साधन है ग्रामीण यातायात का। और सड़कें अगर उन्नत होंगी तो ग्रामीण विकास अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। और ग्रामीण अगर उन्नत है तो भारत तो उन्नत हो ही जाएगा। तो बच्चों, अब भारत परिवहन में अपन सड़क परिवहन जो था उसके महत्व की चर्चा कर चुके हैं अपन। अब जो है वो भारत में सड़क परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। भारत में सड़क परिवहन कौन कौन से प्रकार का है, तो इसमें 5 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं।
सबसे पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। अपन ने जो बोर्ड कई बार सड़कों के साइड में जो छोटे छोटे बोर्ड से लगे हुए होते हैं येलो और वाइट कलर के, उसमें लिखा हुआ होता है NH65, NH62। तो वो जो NH क्या है, NH है नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, पूरे देश में फैले हुए होते हैं, विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद में होता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग क्या करता है, एक राज्य की राजधानी को उस राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। एक राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अब जयपुर से राजस्थान के 33 ज़िले हैं, उन 33 ज़िलों को जो रोड जाती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य राजमार्ग के अंतर्गत। उसके बाद में होते हैं जिला जनपद, जो जिला के मुख्यालयों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। फिर ग्रामीण सड़कें जो कि ज़िले के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों को उस ज़िले से जोड़ती हैं। और फिर है सीमावर्ती यानी बॉर्डर, जो सीमाएं हैं, रोड हैं, बॉर्डर पे जो रोड बनी हुई हैं, बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे, वो क्या कहलाती है, सीमावर्ती सड़कें। तो इस तरह से 5 प्रकार की सड़कें हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने बताया अभी कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं और विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनका रखरखाव और निर्माण कौन करता है, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन करता है, केंद्र सरकार। भारत में इनका प्रतिशत 1.8%, यानी भारत में जितनी सड़कें हैं उनका 1.8% किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज के अंतर्गत। परंतु ये जो भारत में यातायात है उसका 40% भार है ये वहन करते हैं, कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग। इनका प्रतिशत कम है, परंतु प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रैफिक इनमें बहुत ज़्यादा है, यानी भारत का 40% ट्रैफिक जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत में 200 से अधिक NH हैं। अब इन्हीं NH के अंतर्गत भारत में कुछ प्रमुख योजनाएं बनी हुई हैं जिनके अंतर्गत सड़कों का निर्माण हुआ है, जो कि पूरे देश में, पूरे देश के राज्यों को, उन राज्यों के मुख्य नगर या अपन कहें देश के महानगरों को जोड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। उन्होंने 1995 में ये योजना बनानी, मतलब इसके लिए सोचा। 1999 में ये योजना बनके तैयार हुई थी कि भारत के जो प्रमुख 4 महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को जोड़ने वाला ये जो है वो क्या कहलाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज बन गया ना ये, इसलिए इसको चतुर्भुज नाम दिया गया है। और ये प्रमुख जो महानगर हैं भारत के, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको जोड़ता है। तो इसकी जो निर्माण की जो शुरुआत हुई 1999 में योजना बनके तैयार हो गई। फिर इसका जो निर्माण शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 2001 में, और ये पूरी सड़क बनके तैयार हो गई 2012 में। और इसकी जो लंबाई है कुल वो है 5846 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कई सारे NH हैं वो इसमें आते हैं, खूब सारे भारत के जो NH है वो इसमें शामिल हैं। और इसकी जो सड़क है वो 4 लेन और 6 लेन है। और ये प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का वर्णन कीजिए, तो जितना मैंने बोला है, जितना लिखा हुआ है, जितना इसमें चित्र में बनाया हुआ है, ये आप सारा का सारा लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी। 1999 में योजना बनके तैयार हुई, 2001 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2012 में ये बनके तैयार हो गई। और इनके 4 महानगरों के आप नाम लिख दीजिएगा, इसकी लंबाई लिख दीजिएगा, तो ये अपना हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके बाद में बना ये उत्तर दक्षिण गलियारा, पहले अपन पढ़ चुके हैं इसको परिवहन में। तो ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये है NH44,
कौन सा नेशनल हाईवे है ये? NH44। और ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और एक और बात बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। आपकी किताबों में मिलेगा आपको NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। परंतु किताबों में क्या है, जो फैक्ट दे रखे हैं, कई सारे फैक्ट हैं, वो 2013, 14, 15 के आसपास के हैं। ये भी गलत नहीं है, आपकी किताब के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप ये कर देते तो ये भी गलत नहीं होगा। परंतु अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में NH44 जो है वो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भारत देश का, जो कि यहाँ ये देखिए श्रीनगर से, और ये हिमाचल में भी आता है और पंजाब में भी, दिल्ली से भी गुजरता है ये। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान का पार्ट भी आता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश आ गया, फिर ये महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से गुजरता हुआ कहाँ चला जाता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। शुरू होता है श्रीनगर से और ख़त्म हो जाता है कन्याकुमारी तक। और लगभग आप देख सकते हैं सारे के सारे जो राज्य हैं वो ये कवर कर लेता है, यानी सभी ज़्यादातर राज्यों से होकर ये गुजरता है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और इसकी कुल लंबाई है 3806 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत खूब सारे नेशनल हाईवे आते हैं, एक नेशनल हाईवे नहीं, खूब सारे आते हैं। परंतु ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये एक ही हाईवे है NH44, और ये लंबाई में काफ़ी लंबा है, इसलिए भारत को सबसे लंबा जो NH है मिला है वो यही है NH44, जो कि श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किन शहरों को जोड़ता है, तो शहर ये आ जाएंगे, किन राज्यों को जोड़ता है, तब आप लिखना इसमें कश्मीर से तमिलनाडु। NH44 राज्यों में अगर पूछा जाए तो कश्मीर से तमिलनाडु, और शहर अगर पूछ लिए जाएँ तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसके बाद में अगली जो रोड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो क्या है? NH27। NH27, और ये कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर जो कि आसाम में है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, इनको जोड़ता है। यानी ये यहाँ से और ये इस तरह से होता हुआ ये पश्चिम बंगाल, यूपी, MP, और ये होता हुआ कहाँ चला जाता है? गुजरात के पोरबंदर तक। सिलचर जो कि कहाँ है? आसाम में, और पोरबंदर जो कि कहाँ है? गुजरात में। और ये कौन सा है? NH27। NH27। तो एक चीज़ और है इसमें कि भारत में जो NH को नाम दिए गए हैं या नंबर दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, तो पूर्व से पश्चिम जो दिए गए हैं वो विषम संख्याओं में हैं और उत्तर से दक्षिण जो हैं वो सम संख्याओं में हैं। तो इस तरह से भारत में NH जो हैं वो बने हुए हैं। प्रमुख जो 3 NH हैं वो अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा या कॉरिडोर है, कई कॉरिडोर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गलियारा बोल दिया। ये किससे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से, शहर पूछे जाएँ तो, और अगर राज्य पूछ ली जाए तो असम को गुजरात से जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। सबसे लंबा NH जो है NH44 है। अगर आप NH7 करोगे तो किताब के हिसाब से वो भी गलत नहीं होगा। NH7 क्या करता है? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये हो गया अपना प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बच्चों जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपन पढ़े हैं उनके अंतर्गत एक नाम और आता है BOT। BOT क्या है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इन पे यातायात का दबाव बढ़ गया है, या अपन पूरा जो यातायात साधन देखें, सड़क परिवहन देखें, उस पे क्या है, जो वाहन हैं ट्रैफिक के उनका दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। यानी अगर सड़कें बढ़ रही हैं तो उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में गाड़ियां या मोटर गाड़ियां या ट्रक वगैरह हैं, यातायात के साधन हैं, वो बढ़ गए। यानी सड़कों पे जितनी चौड़ाई सड़कों की बन रही है उससे ज़्यादा उस पर परिवहन के साधन बढ़ते जा रहे हैं। यानी सड़कें हैं वो उसका दबाव सहन नहीं कर पा रही। यानी कितनी सड़कें बनाए सरकार के पास उतना पर्याप्त बजट नहीं रहता सड़कें बनाने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए। तो सरकार क्या करती है, निजी संचालकों को कुछ रियायतें देती है और उनको कहती है कि आप सड़क योजना निर्माण कीजिए, उसको चलाइए, और 20-23 सालों बाद में वो योजना वापस सरकार के पास चली जाती है। उस योजना में रुपया निजी संचालकों का ही लगता है
और फ़ायदा भी 20-30 साल तक उनको ही मिलता है, परंतु 20-30 साल के बाद में वो योजना वापस हस्तांतरित कर दी जाती है। किसको? सरकार को। इसी को कहते हैं बोट। बोट मतलब बिल्ड यानी बनाओ, ऑपरेट यानी संचालित करिए, और ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित कर दो, यानी बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। तो ये योजना क्या है? BOT। सड़क मार्गों पर भारी दबाव और सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन पर्याप्त नहीं होना, ये इसका कारण है कि बोट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार के पास सड़कों की मरम्मत और उनके निर्माण के लिए बजट आवंटन जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार क्या करती है? निजी क्षेत्र को NH संचालन हेतु कुछ शर्तों के साथ योजना निर्माण व संचालन हेतु रियायत देती है। इसी को क्या कहते हैं? बोट। और 20-30 साल बाद में वापस वो योजना कहाँ चली जाती है? सरकार के पास। तो वो हस्तांतरित हो गया, यानी बनाना, निवेश करना, उसके बाद में उसको ऑपरेट करना, उसका फ़ायदा उठाना, और फिर उस कुछ समय बाद यानी 20-30 साल बाद में वापस ये योजना कहाँ चली जाती है? वापस वो योजना चली जाती है सरकार के पास। तो ये हो गया BOT, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा राज्य राजमार्ग मैंने पहले बता ही दिया आपको कि सड़कों का निर्माण व रख रखाव कौन करता है? राज्य सरकार, और ये राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। तीसरी जो है वो है जिला सड़क मार्ग। जिला सड़क मार्ग क्या करती है? जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती है। और चौथा है ग्रामीण सड़कें, जो कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनको शहरों से, कस्बों से और गाँवों से जोड़ती है। इसके अंतर्गत एक योजना काम करती है, जो कि क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत ही गाँवों में जो सड़क निर्माण होता है वो इसी योजना के अंतर्गत होता है, और वो गाँवों की सड़कों को विभिन्न शहरों से, कस्बों से, दूसरे गाँवों से जोड़ती है। और लास्ट इसमें है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कों के लिए 1960 में एक संगठन की स्थापना की गई, जिसको कहते हैं सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1960 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि सीमा के जो क्षेत्र हैं, सीमा जहाँ पे देशों की सीमा लगती है, वहाँ के जो क्षेत्र हैं उन पे सड़क निर्माण, उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य इस संगठन का। और इसी संगठन ने एक रोड बनाई जो लेह लद्दाख में है, और विश्व की सबसे ऊँची सड़क है वो, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। इसका नाम क्या है? लेह मनाली मार्ग। इस विश्व की सबसे ऊंची सड़क का नाम है लेह मनाली मार्ग। इसकी लंबाई 86 किलोमीटर है, परंतु इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 4693 मीटर के लगभग, और उससे भी अधिक। तो ये ऊंचाई है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क की ऊंचाई है, लगभग 4693 मीटर। और ये जो सड़क है वो 3 जो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं उनको काटकर बनाई गई है, काराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश पर्वत। तो ये हो गया अपना सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन के महत्व क्या हैं, सड़क परिवहन के प्रकार क्या क्या हैं, और राष्ट्रीय मार्गों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं, विकसित हो रही हैं और आगे भी विकसित होती रहेंगी। तो ये अपन ने भारत में सड़क परिवहन का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। आगे के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।